हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डेली आंसर राइटिंग के साथ। और आज की डेली आंसर राइटिंग में हम करेंगे एथिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, एक होगा केस स्टडी और एक होगा आपका नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, और अगेन जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ, 11 AM पे हम जो है यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और 9 PM पे इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस टाइम के बीच में क्वेश्चंस लिख लेते हैं तो हमारे पास एक प्रेप आईएएस का पीयर इवैल्यूएशन टेलीग्राम ग्रुप है। वहां पे भी आप अपने आंसर्स डाल सकते हैं ताकि जो आपके साथ दूसरे आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं आपके आंसर चेक कर दें और आप उनके आंसर चेक कर दें। ठीक है, और वहां से हम एक जो बेस्ट कॉपी होती है वो भी यहाँ पे दिखाते हैं ताकि आप उससे भी सीख सको। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्टली रेलेवेंट टुडे एंड व्हाई। ठीक है, तो आई थिंक बहुत ही सिंपल है, आपको डिस्कस करना है। तो वेरी सिंपल। तो अगर आपको मैं बोलूं इसको स्ट्रक्चर कैसे करोगे, तो एक चीज है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा रेलिवेंट टुडे। तो देखिए सारी टीचिंग्स नहीं बतानी, वो टीचिंग्स बतानी है सिर्फ विच आर मोस्ट रेलिवेंट टुडे। ओके, you need not tell all the teachings, you need to tell only those teachings which are most relevant। and again ये most relevant आपके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो इट इज why, कि बुद्धा की कौन सी टीचिंग्स आज सबसे ज्यादा रिलेवेंट है और क्यों, ये बताना है आपको। ठीक है ना, ये डिस्कस करना है। एंड अगेन 150 वर्ड्स में है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि नहीं तो इस पे ही बहुत लंबा चौड़ा मैंने एक दो आंसर देखे थे तो उन्होंने काफी ज्यादा जो है बुद्धा की टीचिंग्स में ही बहुत ज्यादा इलेबरेट कर दिया। पर देखिए वो बुद्धा की टीचिंग्स का आपको क्रक्स बताना है बस, और उसके बाद मेन पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है कि वो रेलिवेंट क्यों है, कौन सी रेलिवेंट एंड क्यों, व्हाई। why is the main part of your answer। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली बुद्धा की टीचिंग अगर बोले तो उसको धर्म बोलते हैं, धर्मा बोलते हैं। और उसमें 4 नोबल ट्रुथ्स हैं विच आर द क्रक्स। और उसमें से फोर्थ नोबल ट्रुथ जो है वो देती है 8 फोल्ड पाथ। और ये 8 फोल्ड पाथ इज द मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आप लोगों ने इतना फिगर आउट कर लिया होगा। बस देखिए इंट्रोडक्शन में ये चीज आपको प्रॉपर से 2 लाइन में लिखनी है कि बुद्धा की जो टीचिंग है वो 4 नोबल ट्रुथ्स है विच टॉक अबाउट सॉरो, कॉज ऑफ सॉरो एंड हाउ टू एक्सटिंग्विश दैट सॉरो। एंड फॉर एक्सटिंग्विशिंग दैट सॉरो इट गिव्स द 8 फोल्ड पाथ। और वो 8 फोल्ड पाथ इज द मोस्ट रेलिवेंट टीचिंग ऑफ द बुद्धा टुडे। इतना आपको लिखना है यहाँ। ठीक है, अब आपने ये बता दिया। अब आ जाओ ये जो मेन एस्पेक्ट है, ये मेन एस्पेक्ट है आपका। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको सब कुछ याद ना हो 8 फोल्ड पाथ के बारे में, राइट। आपको 8 के 8 याद ना हो बट कुछ तो याद रहेगा आपको, कुछ तो होगा, राइट। या इन जनरल भी आपको अगर जनरल भी याद रहे। देखिए 8 फोल्ड पाथ इन जनरल भी ये है दैट 8 फोल्ड पाथ क्या कहता है कि एक्सट्रीम्स अवॉइड करो। इसीलिए 8 फोल्ड पाथ इसको क्या बोलते हैं, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ा होगा तो इसको मध्यम मार्ग भी बोलते हैं। दैट मीन्स द मिडिल पाथ। द मिडिल पाथ यानी एक्सट्रीम नहीं करना, ना एक्सट्रीम ऐसे मतलब एकदम एक्सट्रीम सब कुछ हर चीज का त्याग करना, ये भी नहीं करना है। और ना ही एक्सट्रीम इंडल्जेंस की बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो एक मिडिल पाथ है। ठीक है, ये बेसिकली एरिस्टोटल का भी एक कॉन्सेप्ट है सिमिलर वे में, गोल्डन मीन। ठीक है, उसके जैसा। तो ऑब्वियसली आपने एक्सप्लेन कर दिया 8 फोल्ड पाथ का। अब रेलिवेंस, तो रेलिवेंस आपको जब बताना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पहली चीज तो राइट अंडरस्टैंडिंग। अब रेलिवेंस कैसे बताओगे आप, तो रेलिवेंस बताने का एक ही तरीका है कि आप ये जो 8 फोल्ड पाथ को मॉडर्न डे इश्यूज एंड प्रॉब्लम से रिलेट कर पाओ। अगर आप इस 8 मान लो सारी नहीं बट कुछ 8 फोल्ड पाथ की कुछ टीचिंग्स को ही आप मॉडर्न डे इश्यूज और प्रॉब्लम से रिलेट करके बताओ कि कैसे ये मॉडर्न डे इश्यूज और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकती हैं, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग, तो ऑब्वियसली कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, टू प्रैक्टिस देम एंड जज देमसेल्व्स। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग होना चीजों की, राइट। तो ये करंट कॉन्टेक्स्ट में भी आप बोल सकते हो कि लोगों को पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिकल ये कैसे बोल सकते हो कि वोटिंग के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वोटिंग के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वोटिंग के लिए ताकि हम लोग सही लीडर सिलेक्ट कर पाए हमारे लिए। ठीक है, राइट इंटेंशन, तो पर्सनल लाइफ में भी जो है इंटेंशंस जो राइट होनी चाहिए, राइट एटीट्यूड्स होने चाहिए।
कोई भी काम जो है हमें पर्सनली भी देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो है क्वेश्चन ये है रेलिवेंस टुडे, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है मतलब ब्रॉड लेवल की प्रॉब्लम जो पूरे सोसाइटी की ब्रॉड प्रॉब्लम्स है उसी को बताओ। आप अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी बता सकते हो, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स कि उनके लिए भी कैसे ये रेलिवेंट है, वो भी चलेगा कि आज की डेट में इंडिविजुअल्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट। कि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है या स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करनी होती है, तो स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस के लिए क्या कर सकते हैं वो, राइट। स्ट्रेस के लिए वो कर सकते हैं राइट माइंडफुलनेस, ठीक है। या राइट, या तैयारी जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, राइट कंसंट्रेशन, ओके। और क्या कर सकते हो, राइट एफर्ट। तो कई लोग जो है आपको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, आपको इविल से दूर रहना चाहिए, ठीक है। एफर्ट आपको सही चीजों के लिए लगाना चाहिए। तो ये प्रेजेंटली जो है यूथ के लिए, मॉडर्न डे में यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है राइट एफर्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आते हैं यूथ पे सोशल मीडिया इनके थ्रू। तो उसमें उनको अगर राइट माइंडफुलनेस होगा तो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस या राइट माइंडफुलनेस या इवन आप राइट अंडरस्टैंडिंग बोलोगे तो यूथ जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से क्या कर सकता है, उनको रेजिस्ट कर सकता है जो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ओपन एंडेड है, अब आप इन 8 चीजों को कहीं भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। राइट स्पीच की ट्रुथफुली बात करना, अवॉइडिंग स्लैंडर गॉसिप एब्यूसिव स्पीच। तो ये बोल सकते हो हेट स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में, हेट स्पीच के, या सोशल मीडिया पे ही जो है, सोशल मीडिया पे ही जो है लोगों का प्रेजेंस है, तो ये सब उन उसके कॉन्टेक्स्ट में आप राइट स्पीच बता सकते हो। राइट एक्शन, ऑब्वियसली राइट एक्शन आप इंडिविजुअल या एक नेशन के लिए भी राइट एक्शन बता सकते हो कि बी पीसफुल एंड हार्मोनियसली, बीइंग पीसफुल एंड हार्मोनियस, ठीक है। या इवन जो है इसको आप बोल सकते हो इन्विरोनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, दैट वी शुड लिव हार्मोनियसली विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ओवर इंटेलिजेंस या एक्सेसिव किलिंग स्टीलिंग ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और राइट लाइवलीहुड, ये भी इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप बोल सकते हो कि लोगों का लाइवलीहुड प्रॉपर होना चाहिए, इट शुड नॉट कॉज हार्म टू अवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन दिस वे बड़ा ही ओपन एंडेड है, आप काफी चीजें इधर लिख सकते हो, प्रोवाइडेड आपको इनमें से 2 या 3 तो याद होने चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 तो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो और देखिए इस बार ये वाला क्वेश्चन आ गया है, हो सकता है अगली बार जैनिज्म पे आ जाए या कोई हिंदू फिलॉसफी पे आ जाए, ठीक है। या किसी और जो इंडियन फिलोसफर है उसके उसकी टीचिंग्स पे आ जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीजें जो आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हो। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये 2020 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर 2020 का। अगेन देखिए इसके लिए कंटेंट कहाँ से आया आपको, ऑब्वियसली बुद्धिज्म हर किसी ने अपने लिए प्रीलिम्स के लिए तैयारी की होगी, राइट। बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा होगा, फोर नोबल ट्रुथ्स, अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग, ये पढ़ा होगा, तो वहीं से तो ये नॉलेज आई। तो एग्जिस्टिंग एथिक्स का पेपर बस यही है, उसमें कोई ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बट जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका अच्छे से एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। तो इन दिस वे एंड लास्टली यू कुड कंक्लूड ऑन अ ब्रॉड नोट। ब्रॉड नोट आप ये बोल सकते हो कि बुद्धा की करेंटली बुद्धाज मध्यम मार्ग इज स्टिल वेरी मच रिलेवेंट टू टू गेट रिड ऑफ वेरियस इविल्स इन अवर सोसाइटी, ठीक है। अब अगला आ जाओ, अब ये है आपकी केस स्टडी, ठीक है। तो ये आप केस स्टडी पढ़ सकते हो, यहाँ पे देखो। तो रामपुरा इज अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट, तो रामपुरा एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल पॉपुलेशन वहां रहती है, वहां ऑब्वियसली एक्सट्रीम बैकवर्डनेस, और बोल रहे हैं कि पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस इज इश्यूज, ठीक है। एग्रीकल्चर मेन स्टे है और वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। और देर इज इनसिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है। वेलफेयर प्रोग्राम्स भी जो है अच्छे से नहीं काम कर रहे। तो ये जो पूरा रिस्ट्रिक्टिव सिनेरियो बता दिया, ये सिनेरियो आपको पूरा बता दिया कि ये है सिनेरियो आपके डिस्ट्रिक्ट का, कि आपको जो है एक डिस्ट्रिक्ट बताया, इसका सिनेरियो ये है कि वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, जहाँ ज्यादा बैकवर्डनेस, पॉवर्टी है, एग्रीकल्चर है मेन स्टे, वो भी एग्रीकल्चर भी बहुत इतना अच्छा नहीं चल रहा है, और इनसिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल और माइनिंग एक्टिविटी है, और जो वेलफेयर प्रोग्राम्स भी हैं वो भी इतने अच्छे से नहीं चल रहे। तो ये सिनेरियो है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है, यूथ हैज, इसमें क्या हो गया, यूथ हैज बिगन टू माइग्रेट टू अदर स्टेट्स टू सप्लीमेंट फैमिली, ठीक है। और जो माइनर गर्ल्स, एक तरफ यूथ एक तरफ माइनर गर्ल्स, उनके पेरेंट्स लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स,
send them to work in BT cotton farms in nearby state, पास के स्टेट में कॉटन फार्म्स में उनको काम करने के लिए भेज देते हैं, राइट। नाउ अब क्या है कि अगेन ये जो है थोड़ा ऐसा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हालांकि बट इस टाइप के स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ दिस इज द इशू कि जो माइनर गर्ल्स को भी जो जहां भेजा गया है वहां पे इनएडिक्वेट लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस है, राइट, इन दोस फार्म्स, और उनको सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है। और जो एनजीओज, अब एक और स्टेक होल्डर एनजीओज हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जहां माइनर गर्ल्स हैं, जहां की वहां के डिस्ट्रिक्ट और जो कॉटन फार्म्स हैं, दे अपियर टू बी कॉम्प्रोमाइज। देखिए यहाँ ध्यान रखिए, अपियर टू बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कॉम्प्रोमाइज है, दे अपियर टू बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, एंड हैव नॉट इफेक्टिवली espoused द ट्विन इश्यूज ऑफ चाइल्ड लेबर एंड डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। तो अब आपसे पूछा है, देखो आपको पूरा केस बता दें कि देखिए ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ये इश्यूज हैं, सिंपल कि डिस्ट्रिक्ट ये है और इस डिस्ट्रिक्ट में ये इश्यूज है। अब आपसे पूछा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया गया है, यू, ठीक है, और क्या आपसे पूछा है कि क्या एथिकल इश्यूज है, इस पूरे केस में आप देखो क्या एथिकल इश्यूज है, और फिर आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू टू एमिलियोरेट द कंडीशंस ऑफ माइनर गर्ल्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो जो गर्ल्स हैं, माइनर गर्ल्स हैं डिस्ट्रिक्ट की, उनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए आप क्या करोगे, राइट, एंड टू इम्प्रूव द ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो। देखिए ये सब मैंने इतना पढ़ के आपको इसलिए बताया कि देखिए एक अप्रोच में आपको देता हूँ। तो अप्रोच में सबसे पहले क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है सारे स्टेक होल्डर्स और उनका इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो मैं सारा सर्कल कर रहा था ना, वो सारे स्टेक होल्डर्स थे। देखिए ये जो चीज है ना, यू यू नीड नॉट राइट दिस, अगर पूछा नहीं गया है तब तक आपको ये राइट नहीं करना है, ठीक है। बट फिर भी आपको अपने केस में ये चीजें देखनी है, ठीक है। जब केस स्टडी पढ़ रहे हो तो स्टेक होल्डर कौन 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 है, उनके क्या इंटरेस्ट है, फैक्ट्स क्या है, वो पूरी जो सिचुएशन बताई थी कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हो गए, कि ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये फैक्ट्स हो गए, और इथिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे आपका दिमाग लगेगा और यहीं से आपका जो है ये इथिकल डायलेमास क्या है वो निकलेगा। तो देखिए इथिकल वैल्यूज क्या है, सबसे पहली चीज तो आप देख सकते हो सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस है। तो सबसे पहला डायलेमा सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस विद ट्राइबल्स, क्यों, ऑब्वियसली पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस ही है। एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के में कोई मतलब जो उनको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर लाइवलीहुड नहीं मिल रहा, वहाँ एग्रीकल्चर भी बड़ी खराब हालत में। तो दिस इज अ सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस विद ट्राइबल, ये एक लाइन में आप लिख के इसे इलेबरेट करके बता सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज सीधा बोलिए कि चाइल्ड राइट्स वायलेशन और चाइल्ड लेबर का इशू है, एंड दिस इज अ वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। चाइल्ड लेबर एक्ट है 2016 का, चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 का, वो प्रोहिबिट करता है हर फॉर्म, एवरी फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ओके। तो चाइल्ड लेबर एक्ट का एक लॉ का वायलेशन है, चाइल्ड राइट्स का भी वायलेशन है, ओके। तो चाइल्ड लेबर एक्ट बिलो 18 हर तरीके की जो है चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, और चाइल्ड राइट्स का भी ये वायलेशन है। तो अब ये भी आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, देखिए यहाँ पे यूथ जो है दूसरे स्टेट्स में जा रहा है, बट देखिए स्पेशली माइनर गर्ल्स और उनके पेरेंट्स आर परसुएडेड बाय लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स टू सेंड देम टू द कॉटन फार्म, ठीक है। एक तरीके से एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, बस माइनर गर्ल्स को ही क्यों, माइनर बॉयज को क्यों नहीं। तो इसमें आपको देखिए यही चीजें हैं जो केस स्टडी में आपको पकड़नी है। एक तरीके से पेरेंट्स का माइंडसेट शो करता है कि वो माइनर बॉयज को नहीं भेज रहे, माइनर गर्ल्स को ही भेज रहे। तो एक जेंडर इशू भी है, जेंडर एंगल भी है, यहाँ पर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज ओवरऑल सिचुएशन आप देख रहे हो तो देयर इज लैक ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन इन दी सोसाइटी, कि लोगों के पास इतनी एम्पैथी एंड कंपैशन नहीं कि वो माइनर गर्ल्स को इतने ऐसे हार्श उसमें भेज रहे हैं जहां उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, जहां उनको सीरियस हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, राइट। तो देयर इज लैक ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन। और बाकी पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन, यू कुड राइट इट एज पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन इन एनजीओ, कि वो जो है ये इश्यूज को टेकअप नहीं कर रहे, या तो एनजीओ में या कोई और जगह करप्शन हो रही तो जो इन इश्यूज को टेकअप नहीं कर रहे। तो ये 5 एथिकल डायलेमास आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगेन देखिए ऐसा नहीं है कि ये यही बस एथिकल डायलेमास है, अगर आप और भी कोई एथिकल डायलेमास फाइंड आउट कर सकते हो तो सर्टेनली आप वो भी लिख सकते हो। बट अगेन दीज आर मेजर, दीज 3 आर मेजर, ये तीन तो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन तो जरूर होने चाहिए, ठीक है। इन तीन को अच्छे से आप एक्सप्लेन करना, और ये जरूर होने चाहिए कि इसको इसको इसको, भले ही आप ये दो इतना डिटेल में ना लिखे,
बट इन तीन को अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करना है आपको कि ये डायलेमा है, ये सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस है, क्यों है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, डीपीएसपी भी बोलती है, ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट। बट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं है, वेलफेयर स्टेट नहीं है। चाइल्ड राइट्स, हर चाइल्ड को जो है राइट होता है फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन, ओके, ये आप यहाँ पे बोल सकते हो, राइट। अगला है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो जो मैंने आपको जैसे हाईलाइट किया, अगेन और भी इश्यूज आप यहाँ से पकड़ सकते हो, राइट, बट दीज आर दी मेजर इश्यूज, ठीक है, ये मेजर इश्यूज हैं। तो ऑब्वियसली जब आपने ये इश्यूज पकड़ लिए तो अब आपको सोल्यूशन देना है इनका। तो जो भी सोल्यूशन आप जैसे देखिए, सिर्फ सीधा सीधा सोल्यूशन लिखने से नहीं होगा, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आप लिखोगे उसमें या तो क्या वैल्यूज आपने अपहोल्ड किए, क्या एथिकल प्रिंसिपल आपने फॉलो किया है, या किस स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट आप सर्व करना चाहते हो उसके थ्रू, या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या क्या उसके डीमेरिट्स और चैलेंजेस होंगे, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। और अगर डीमेरिट्स और चैलेंजेस बताओ तो ये भी बताना कि कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक जनरल बेसिकली एडवाइस है या सजेशन है कि कोर्स ऑफ एक्शन या आप क्या करोगे वो जब भी आप बताते हो, जैसे इसमें पूछा है ना आपसे कि व्हाट विल यू डू, राइट, कि क्या स्टेप्स लोगे, तो ये एक तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन ही पूछ रहा है आपसे। तो कोर्स ऑफ एक्शन जब आप बताओगे तो आप ये सब चीजें जो है वैल्यूज अपहेल्ड एथिकल प्रिंसिपल ये बताओगे। तो फॉर माइनर गर्ल्स के लिए सोशल कैंपेन लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो ताकि जो पेरेंट्स का उनके तरफ जो नजरिया है वो बदले, और पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम आउटसाइड कि बाहर जाके काम करें, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रख के उनको पढ़ाएं, ठीक है, पढ़ाएं लिखाएं उनको, ठीक है। तो एक सोशल कैंपेन कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के अराउंड, ओके। फिर जहाँ गर्ल्स वर्क कर रही है नियर बाय स्टेट, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के लोकल एनजीओ के साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ताकि उन गर्ल्स को या तो वापस लाया जा सके, या अगर वो वहां पे नहीं है तो अभी उनको जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके, ठीक, ये कर सकते हैं, ठीक है। इंप्रूव दी फैमिली इनकम, ऑब्वियसली फैमिली इनकम इंप्रूव करना, तो वो कैसे, बाय ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो फिर आप यहाँ पे हाईलाइट कर देना, ठीक है ना। दूसरा, अरेंज फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज विद इन द डिस्ट्रिक्ट, कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज जो है माइनर गर्ल्स के लिए अरेंज की जाए, ओके, उनके लिए स्पेसिफिक जो है फैसिलिटीज अरेंज की जाए। बाकी लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी हेल्प भी यूटिलाइज की जा सकती है ताकि लोग इस प्रैक्टिस में ना करें। प्लस लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन है, वुमेन, वुमेन होती है, तो ये आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि मोस्टली जो है लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप एक वुमेन इंपावरमेंट का अच्छा तरीका है, और वुमेन ही होती है, तो वो ज्यादा बेटर वे में डिसुएड कर पाएंगे, ठीक है। और कम्युनिटी मीटिंग्स इस इशू के अराउंड की, ये इशू नहीं होना चाहिए, इसमें लोगों को अवेयर किया जाए कि इसके कारण जो है वहां पर जो गर्ल्स हैं उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, राइट। तो ये तो कुछ, देखिए अगेन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी चीजें अगर आपके दिमाग में आती हैं तो आप वो भी लिख सकते हो, और भी चीजें कर सकते हैं सर्टेनली इसमें, जैसे कि गर्ल्स के लिए ही कोई स्कीम लॉन्च कर दी जाए, या गर्ल्स को कुछ जो है लोकल एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके कुछ उनको चीजें प्रोवाइड की जाए, राइट, इस टाइप से चीजें की जा सकती है, ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो को कैसे इंप्रूव करें, तो सबसे पहली चीज तो लोग बाहर जा रहे हैं वहां से, राइट, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, राइट, प्रॉब्लम क्या है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, फोकस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब आप पूछोगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे करें, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रमोट करें, कॉटेज इंडस्ट्रीज, या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो वो लोग लेते हैं, इसको इसको प्रमोट करें, इसका प्रॉपर वैल्यू एडिशन और पैकेजिंग हो, इनफैक्ट एक स्कीम भी है इस पे, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें, वन धन योजना, वन, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन है तो आप बोलो कि वन धन योजना को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा वहां पे, तो उससे क्या होगा, वन धन योजना को अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियसली फैमिली इनकम इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। फिर स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी स्किल इंडिया प्रोग्राम है, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह खोल सकते हैं लोकल एनजीओ और उनके उनके साथ कोलैबोरेशन में, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे, बट एग्रीकल्चर भी इतना रेन्यूमरेटिव नहीं है, तो रिफॉर्म्स लाया जाए जो ताकि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ठीक है। जैसे एक एक रास्ता मैंने यहाँ पे बता दिया कि प्रमोटिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की कैंपेन करेंगे कि फार्मर्स अपने आप को एक साथ, क्योंकि बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग है, तो एफपीओ प्रमोट किया जाए या कोऑपरेटिव्स प्रमोट किए जाए, एफपीओ और कोऑपरेटिव। बट अगेन देखिए इसको इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, यहाँ बस ब्रॉडली एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बता दीजिए इस पर्पज के लिए, ठीक है।
बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ ट्राइबल, क्योंकि स्कीम्स आपको बताया गया था कि इतने अच्छे से टारगेटेड स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, तो उन स्कीम्स का बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है। You can also use, one can use technology to deliver the benefits of welfare scheme, right? टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा सकता है, ओके, ताकि जो है प्रॉपर टारगेटिंग हो, ठीक है, सही तरीके से बेनिफिट्स जो है बेनिफिशियरीज को मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टेड, क्यों? क्योंकि ये एक क्या है, रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, नॉट कनेक्टेड। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिनेरियो को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो रोड कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। रोड कनेक्टिविटी के लिए क्या प्रोग्राम है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज क्या होती है? आपकी पीआरआईज, राइट। अगर इनको अच्छे से इफेक्टिव बना दिया जाए तो जो लोकल स्कीम्स हैं, जो जैसे आपको पता होगा, अगर आपको राइट अगर मैं बताऊं तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये एक मेन स्कीम है जिसमें ट्राइबल्स को बहुत सारे राइट्स दे रखे, एक मेन एक्ट है जिसमें ट्राइबल्स को राइट दे रखे, और इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे वो कौन डिसाइड करता है? वो लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत डिसाइड करती है, राइट। और इस फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट करने में सबसे मेजर रोल किन का है? मेजर रोल किन का है फॉरेस्ट राइट? ग्राम पंचायत का। तो देखिए देखिए बेसिकली वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल की है। ट्राइबल को इंपावर करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए कौन सी स्कीम लाए थे हम, कौन सा एक्ट लाए थे? फॉरेस्ट राइट एक्ट। और फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा रोल किसका है? ग्राम पंचायत या लोकल बॉडीज का। तो ऑब्वियसली लोकल बॉडीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करो। तो अगर लोकल बॉडीज की कैपेसिटी बिल्डिंग होंगी तो वो अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तो ट्राइबल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। ट्राइबल्स का डेवलपमेंट होगा तो उनका इकोनॉमिक सिनेरियो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन दीज आर अ मेजर, कि आपको 250 वर्ड्स में इतना अगर आप ऐसे बता के करोगे तो अच्छे से आपका हो जाएगा। तो अगेन ये यहाँ पे आप सब बता सकते हो। और ऑब्वियसली यहाँ पे जब आप हाईलाइट करो तो आप बताओ कि क्या कर रहे हो यहाँ पर। जैसे सोशल कैंपेन के थ्रू क्या कर रहे हो आप? सोशल कैंपेन के थ्रू जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करोगे, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। दूसरा, फैमिली इनकम करने के साथ क्या करोगे? ये सोशो इकोनॉमिक जस्टिस है, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। इनफैक्ट एक और चीज कर सकते थे यहाँ पे आप, एक्शन, अगेन ये जो है ये भी लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन अगेंस्ट दी कॉटन फार्म्स, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? कॉटन फार्म्स क्या कर रहे हैं? लॉ को वायलेट कर रहे हैं। माइनर गर्ल्स को, अगर 14 साल से कम की लड़कियों को वो अगर फार्म्स में एम्प्लॉय कर रहे हैं तो इट इज अ वायलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, ठीक है। चाइल्ड लेबर एक्ट का वायलेशन है वो, ठीक। तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेना, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो दीज आर सम की थिंग्स दैट कुड बी डन। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे केस स्टडीज को अप्रोच करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी अ गुड कॉपी। So what teachings of Buddha? So teachings of Buddha पे था. So again, this person has done a very good job presenting the answer. So teachings, eightfold path, and why relevant. But again देखिए यहाँ पे एक चीज है, इन्होंने हालांकि अगर इन्होंने ये सब जो है 6 to 7 minutes में लिख लिया है तो दैट्स गुड, बट आई डोंट थिंक इतना जो है आप इतना डिवोट करिए। इसमें 4-5 जो मेन है वो लिख के आप छोड़ दीजिए कि, बट अगेन ये प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा है, टीचिंग्स एंड वाई रेलेवेंट, ठीक है। तो ये चीज है। और यहाँ पे कंक्लूजन में भी देखिए इन्होंने पीसफुल एंड लिवेबल स्पेस वर्ड वर्ड बता दिया है, ठीक है। तो ये चीजें करके इन्होंने अच्छे से, अगेन यहाँ से आप ये चीज देख सकते हो कि प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक। So this is it for this session. I hope this was useful for you. See you again next time with another session on answer writing.